25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया। ये लाइन आपको सुनने में जितनी सिंपल लगती है, एक्चुअली उतनी सिंपल है नहीं। क्योंकि सीए जो है वो सिर्फ एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं है। ये दरअसल 60 साल के एक पैटर्न का टूटना है। और यही वो एंगल है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, ना कि मूवमेंट के बाकी डिमांड्स जो हैं। क्योंकि बाकी डिमांड्स तो अब सरकार की इच्छा इच्छा शक्ति पर डिपेंडेंट हो गए हैं। दरअसल ये कहानी जो है सीजेपी वाली, ये प्रोटेस्ट वाली, वो शुरू हुई थी 15 मई 2026 से, जब सीजेआई सुरकांत ने एक केस के सुनवाई के दौरान यंगस्टर्स के लिए कॉकरोच वाला शब्द का इस्तेमाल किया था। अगले दिन उन्होंने भला हालांकि उसके लिए सफाई दिया कि ये जो कमेंट था वो सिर्फ फेक लॉ के डिग्री वालों के लिए था, ना कि सबके लिए। लेकिन जो उनकी मानसिकता है और जो सरकार की एक मानसिकता है, सिस्टम का एक मानसिकता है बाकी लोगों को लेकर के, वो दिख चुका था और ये बात फैल चुकी थी। एक दिन बाद 16 मई को अभिजीत तिपके जो हैं वो एक सैटारिकल पोस्ट डालते हैं। उसके बाद सीजेपी का जन्म होता है। 78 घंटों में 30 लाख फॉलोअर्स। अपने आप में ये बता रहा था कि जो गुस्सा है वो लोगों में बहुत पहले से भरा हुआ है और बहुत अधिक भरा हुआ है। लेकिन जो सीजेपी है वो सिर्फ एक कमेंट के खिलाफ गुस्सा नहीं था। ठीक उसी टाइम 3 मई और 7 मई 2026 को हुई नीट की जो यूजी एग्जाम्स थी, उसमें गड़बड़ी सामने आई थी। एग्जाम कैंसिल हुए थे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। 21 जून को दोबारा एग्जाम करानी पड़ा। खुद प्रधान ने ये एडमिट किया था कि सेंधमारी हुई है। और यही वो पॉइंट है जहां सीजेआई वाला जो गुस्सा है और नीट वाला जो गुस्सा है, दोनों एक साथ मिल गए एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे के डिमांड पर। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। प्रधान के लिए ये कोई नई मुसीबत नहीं थी। 2024 में भी नीट का जो पेपर था वो लीक हुआ था। राहुल गांधी ने पूरे एग्जाम सिस्टम को फ्रॉड कह दिया था। आयशा और जेएनयू एसयू ने रेजिग्नेशन की मांग की थी। आप यानी आम आदमी पार्टी भी जो थी वो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही थी। तब प्रधान ने कहा था कि गड़बड़ी जो है वो सिर्फ पटना के एक सेंटर तक लिमिटेड थी। 2 साल बाद 2026 में वही घटना दोबारा हुई, फिर हुई। यानी 2024 से 26 के बीच जो 2 साल हैं, इसमें किसी ने रेजिग्नेशन की मांग मानी नहीं। लेकिन असली बात यह है कि पैटर्न सिर्फ प्रधान या सिर्फ 2024-26 का नहीं है ये। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी पर जो इंसान बैठा है, वो जो कुर्सी है 1965 से लेकर के आज तक किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसती रही है। 1965 में एमसी चगला के टाइम हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ। 1967 में त्रिगुण सेन के टाइम क्षेत्रीय भाषा का मुद्दा उठा। 1990 में वीपी सिंह सरकार के टाइम मंडल आयोग वाला जो आरक्षण विवाद था वो आया। 2002 में मुरली मनोहर जोशी के ऊपर एनसीईआरटी किताबों का भगवाकरण करने का आरोप लगा। 2006 में अर्जुन सिंह के टाइम ओबीसी आरक्षण का विरोध हुआ। 2013-14 में कपिल सिब्बल के टाइम 4 साल का जो ये अंडर ग्रेजुएट वाला आप लेकर के घूम रहे हैं अभी, उसको लेकर के विवाद हुआ और वो 2014 में स्मृति ईरानी के टाइम भी चला था। 2020 में रमेश पोखरियाल के टाइम एनएपी 2020 को लेकर के बड़ा बहस हुआ। लेकिन सबसे बड़ा और इस आंदोलन से अगर आप तुलना करना चाहें, तो वो केस है 2016 वाला, जब स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर थी। जनवरी 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। वेमुला को हॉस्टल से निकाला गया था, उसकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई और आरोप था कि ये सब उस वक्त की तत्कालीन जो एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी और मिनिस्टर बंदरू दत्तात्रेय की चिट्ठियों की वजह से हुआ है। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। मायावती समेत कई जो बड़े नेता थे उन्होंने इसका तीखा विरोध किया। जेएनयू एसयू जो थी वो लगातार लड़ रही थी, रेजिग्नेशन की मांग उठ रही थी। ईरानी पार्लियामेंट में अपना डिफेंस दे रही थी। बड़ा ही अग्रेसिव डिफेंस था वो। बंगला के परिवार के सारे क्लेम्स को उन्होंने मिसलीडिंग बता दिया। लेकिन हुआ क्या? ईरानी को रिजाइन नहीं करना पड़ा। सिर्फ इतना हुआ कि जुलाई 2016 के कैबिनेट रिशफल में उनकी जो मिनिस्ट्री थी वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बदल दी गई। और अगले साल तो मतलब आप कहिए कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जैसी जो क्रूशियल मिनिस्ट्री है, वो भी उनके हाथ थमा दी गई। दत्रेया भी 2017 तक मिनिस्टर बने रहे। रिजाइन किया भी तो बाद में हिमाचल प्रदेश के और हरियाणा के गवर्नर बन गए। यही वो पैटर्न है जो पिछले 12 साल से चला आ रहा था। चाहे कितना भी बड़ा विवाद हो, चाहे किसी की जान चली जाए, मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता था। इसी पैटर्न के और भी एग्जांपल्स आपको अगर हम गिना दें तो 2015 में एक मुस्लिम लोहार की गौ हत्या के शक में भीड़ ने हत्या कर दी थी। तब कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा ने उसे एक्सीडेंट बता दिया था और सालों तक पद पर बने रहे थे। 2021 में जब जूनियर होम मिनिस्टर अजय शर्मा टेनी के बेटे पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा, तब भी मंत्री पद पर वो बने रहे, इस्तीफा नहीं हुआ। रेलवे एक्सीडेंट्स हुए और पहलवानों का आंदोलन हुआ, तमाम चीजें हुई। लेकिन इस तरीके से जो है
वो रेजिग्नेशन नहीं होता था। पूरे मोदी गवर्नमेंट के तौर तरीके की ये बात जो है, अब ये सवाल उनके तौर तरीके पर है। उनका ये स्टाइल रहा है कि जितना हो सके उतना टालो और रेजिग्नेशन से बचे रहो, लेकिन 2026 के इस आंदोलन में ऐसा आखिर क्या हो गया कि प्रधान को रिजाइन करना पड़ा? दरअसल 3 चीज़ें एक साथ हुई, जो पहले कभी नहीं हुई थी। पहला, सीजेपी वाला जो मूवमेंट है, जो 30 लाख फॉलोअर के साथ शुरू हुआ और हफ्तों में लाखों स्टूडेंट को सड़कों पर ले आया। इतना बड़ा, इतना वायरल, इतना ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल नेटिव मूवमेंट जो है, इससे पहले कभी एजुकेशन कंट्रोवर्सी के साथ नहीं जुड़ा हुआ देखा गया था। दूसरा, 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च के दौरान हुआ लाठीचार्ज, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर यूं तैरने लगे, जन-जन तक पहुंचने लगा और लोग और उसको लेकर के इमोशनली जुड़ने लगे। विदेशी जो मीडिया है उसने इसे कवर किया। तीसरा, प्रधान के ऊपर सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि 4 बड़े विवाद एक साथ जमा हो गए थे। नीट पेपर लीक, स्कूल में 3 भाषा फॉर्मूला और हिंदी थोपने का आरोप। एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबों में बदलाव, जिसमें जुडिशियरी और भ्रष्टाचार और इमरजेंसी जैसे टॉपिक्स जोड़े गए। और 2025 वाली यूजीसी गाइडलाइंस, जिसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं, कहा जाता है कि उन्हें अपराधी साबित करने वाला कानून था। यानी ये सिर्फ एक एग्जाम लीक का मामला नहीं था, ये 4 अलग-अलग कंट्रोवर्सीज़ का एक साथ फटना था, जिसे सीजेपी के व्यापक डिजिटल मूवमेंट ने एक आवाज के रूप में तब्दील कर दिया। आपने एक आंदोलन के रूप में इसे देखा। प्रधान ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा, उन्होंने देश के युवाओं की एस्पिरेशन का सम्मान करते हुए ये कदम उठाया है। यानी रस्सी जल गई, लेकिन बल जो है, ऐंठन जो है, अभी भी गया नहीं है। उन्होंने अपने 4 दशकों के एजुकेशन से जुड़े कमिटमेंट का ज़िक्र किया, पीएम का धन्यवाद किया और बताया कि 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम को फिर से स्मूथली कंडक्ट कराना प्रायोरिटी थी उनकी। आगे से जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस्ड मोड होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। ये रेजिग्नेशन ठीक आप देखिए उस दिन आया है, ठीक उस टाइम आया है जब सीजेपी के लीडर्स और गवर्नमेंट के बीच बातचीत जो है वो तय थी। अब इसे आप ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि 1965 से 2026 तक, यानी 60 साल में, चाहे भाषा का मुद्दा हो, आरक्षण का, करिकुलम का या किसी स्टूडेंट की मौत का ही क्यों ना हो, किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने कभी रिज़ाइन नहीं करना पड़ा था। हर बार या तो मिनिस्ट्री बदल दी गई, जैसे ईरानी के साथ हुआ, या सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया और मंत्री कुर्सी पर बना रहा। प्रधान पहला ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर है जिसने प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर के एक्चुअली इस्तीफा दिया। विदेशी मीडिया मीडिया ने इसे साफ तौर पे वाटरशेड मूवमेंट बताया है और लिखा कि ये मोदी के 12 साल के उस पैटर्न के बिल्कुल उलट है, जिसमें बड़े-बड़े विवाद के बावजूद भी किसी भी मिनिस्टर को रेजिग्नेशन के लिए मजबूर नहीं किया गया था सरकार द्वारा। यही वो असली कहानी है, जो इस पूरे घटनाक्रम को अलग बनाती है। रोहित विमला की मौत जितनी ट्रेजिक थी, जेएनयू वाला विवाद जितना बड़ा था, जिसमें कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता बने, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए, वो तमाम जो बड़े व्यापक रूप से प्रोटेस्ट हुए, इनमें से किसी में भी इतना दम नहीं था, या इस तरीके से वो नहीं हो पाया कि मंत्री कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन 2026 का जो ये मूवमेंट है, इसने ये कर दिया। इसकी वजह सिर्फ नीट पेपर लीक नहीं थी, वजह थी डिजिटल नेटिव जनरेशन का एक साथ वायरल और सोशल मीडिया पर ऑर्गेनाइज होना। नए तरीके से, नए सिरे से, जिसने पुराने प्रोटेस्टों को के तरीकों से बिल्कुल अलग एक स्पीड और स्केल पैदा कर दिया। सवाल ये नहीं है कि जो ये रेजिग्नेशन है सही था या गलत था या क्या था। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो वाक़ई इसके ज़िम्मेदार थे या नहीं थे। असल बात ये है कि आखिरकार वो चीज़ हुई जो 60 साल में कभी नहीं हुई थी। एक एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रोटेस्ट के प्रेशर में इस्तीफ़ा दिया और अब ये आगे के लिए एक मापदंड बन गया है कि अगली बार जब भी एजुकेशन को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी हो आएगी, तो जो गला है, वो सिर्फ़ ऑफ़िसर का या उस सेंटर का और उस सेंटर से जुड़े लोगों का नहीं पकड़ा जाएगा, सीधे मिनिस्टर को पकड़ा जाएगा और आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। आपकी जवाबदेही तय होगी। आपकी सिर्फ़ ट्रांसफ़र नहीं करके छोड़ दिया जाएगा। आपको एक्चुअल रेजिग्नेशन तक पहुँचाया जा सकता है। और यही वो चीज़ है 2026 के इस मूवमेंट को बाकी सारे एजुकेशनल कंट्रोवर्सीज़ से अलग खड़ा कर रही है। ये सिर्फ़ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये पहला मौका था जब भारत के स्टूडेंट का गुस्सा इस लेवल पर फूटा, इस लेवल पर आकर के उठा कि सरकार हिल गई। सरकार को ये बात अब तक समझ आ जानी चाहिए कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य जो है वो केवल जीडीपी, हाईवेज़ और उसके तकनीकी उपलब्धियों से तय नहीं होता।
उसका भविष्य इस बात से तय होता है कि उसके नागरिक अपनी संस्थाओं पर कितना विश्वास करते हैं। यदि विद्यार्थियों को पर आप मान लीजिए कि ये भरोसा हो जाए कि उनकी जो परीक्षा है वो निष्पक्ष होगी, किसान ये विश्वास कर ले कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसको बराबर मूल्य मिलेगा, बिज़नेसमैन मान ले कि उसको जो है वो बराबर टैक्स देना पड़ेगा और सबके लिए जो नियम है वो समान होगा, तब जो विश्वास होगा, लोकतंत्र को आगे की ओर ढकेलेगा। आज के भारत में सबसे बड़ी आवश्यकता जो अब है, वो है विश्वास की पुनर्स्थापना। सरकार को पारदर्शिता बढ़ानी होगी, विपक्ष को एक अलग ढंग से राजनीति करनी होगी और नागरिकों को भी फैक्ट बेस्ड डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना होगा, ना कि ऐसे ही। शिक्षा व्यवस्था जो है वो तकनीकी सुधार की मांग कर रही है। परीक्षा की जो है वो समस्या तो है, आपको ये समझना होगा और साहिबों को ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि लोकतंत्र की जो शक्ति है, वो विरोध दबाने में नहीं है, बल्कि उसे सुनने में, उससे सीखने में है। असहमति जो है, उसे स्थान देना किसी भी सरकार की कमज़ोरी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत है। आपके लाठी चलाने से नहीं होगा। इसी प्रकार आंदोलन की विश्वसनीयता भी इस बात से तय होती है कि अपने मूल उद्देश्य, संवैधानिक मर्यादा और फैक्ट बेस्ड तर्कों पर कितने दृढ़ रहते हैं। भारत एक जवान देश है, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और यदि इस पीढ़ी का सरकार जो है वो विश्वास नहीं जीत पाई तो ये घर-घर यूनिवर्सिटीज़ में घूमकर जबरन विकसित भारत 2047 का सपना बेचने से नहीं होगा। आप विश्वास जीतिए, ये सपना बच्चों का सपना बन जाएगा और ये साकार होगा। ये अगर आप विश्वास इस जनरेशन का खो देंगे तो वो आर्थिक नहीं संस्थानगत हानि होगी। विश्वास किसी भाषण, किसी विज्ञापन या किसी नारे से नहीं बनता। आप समझिए, ये बनता है पारदर्शिता, जवाबदेही और समय-समय पर संवाद करने से। उम्मीद है कि आप संवाद करेंगे, आप काम करेंगे।